हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, पिछले सेशन के अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को। और सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में लगभग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे 2 पॉइंट और बाकी रह गए थे, 2 प्रोग्राम और बाकी रह गए थे। एक डिवाइस ड्राइव, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर और साथ ही साथ में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बाकी रह गए थे ना। तो चलिए, आज का सेशन हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। चलिए देखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है इतना सब कुछ ये है उसके बारे में, डिस्क ड्राइव के बारे में। जैसे कि भाई डिस्क ड्राइव है, सॉरी डिस्क ड्राइव नहीं, हम बात करेंगे डिवाइस ड्राइव की। किसकी बात करेंगे? हम करेंगे डिवाइस ड्राइव की। डिवाइस ड्राइव जो होते हैं, जितने भी डिवाइस ड्राइव हैं, वो सभी के सभी जो है एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ये जो डिवाइस ड्राइव है, इनकी ज़रूरत क्यों है? जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो प्रिंटर को कि भाई जैसे आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया, कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया, आपने ये कमांड दी। ये कमांड प्रिंटर तक कैसे पहुंचेगी? ये कमांड प्रिंटर तक कैसे पहुंचेगी? ये कमांड प्रिंटर तक पहुंचना, फिर प्रिंटर को जब पता चलेगी अब मुझे प्रिंट निकाल के देनी है, तो वो वैसा काम करता है, वैसा रिस्पॉन्स देता है, प्रिंट निकाल के देता है। तो ये कंट्रोल पी प्लस पी कीबोर्ड से प्रेस करना, प्रिंटर तक पहुंचना, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है कौन भाई? सॉफ्टवेयर करता है। और सॉफ्टवेयर में भी कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये काम कौन कराते हैं? ये काम कराते हैं डिवाइस ड्राइव। जो डिवाइस जिसके लिए बनी है, जिस उद्देश्य के लिए बनी है, जिस काम के लिए बनी है, तो उन तक सारी कमांड पहुंचती रहे, उन तक सारे आदेश पहुंचते रहे, उनसे संबंधित कमांड उन्हीं तक ही पहुंचे। इसके लिए प्रत्येक डिवाइस के लिए क्या होता है? ड्राइव होता है, और वो ड्राइव ही कहलाते हैं डिवाइस ड्राइव। क्लियर हो गई ये बात? तो डिवाइस ड्राइव जो है एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि जैसे यदि किसी प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो उस प्रिंटर से संबंधित सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं तो उससे संबंधित कोई भी कमांड उस डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया, ये प्रिंटर तक पहुंचे, यानी ये कमांड प्रिंटर से रिलेटेड ही है। तो ये कमांड प्रिंटर तक पहुंचे, इसके लिए कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई? डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो डिवाइस ड्राइव जो कि एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक की बात करें तो भाई एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने वाला। एक भाषा में एक भाषा में लिखे गए निर्देश को एक भाषा में लिखे गए निर्देश को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने वाले वो होते हैं भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दूसरी भाषा में लिखने वाले। ठीक है, तो वो क्या होते हैं भाई? ये होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर और भाषा अनुवादक। अब भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो मेनली होते हैं ये 3 प्रकार के। एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। असेंबलर की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि असेंबली भाषा में जब किसी प्रोग्राम की कोडिंग की गई होगी, तो उसको जो है मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जितने भी भाषा अनुवादक हैं, का एक ही काम है कि भाई किसी भी भाषा को जब वो चेंज करेंगे, तो जो चेंज करने वाली भाषा है वो है मशीनी भाषा। इसी भाषा में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि मशीनी भाषा ही क्या है? कंप्यूटर की भाषा। मशीनी भाषा क्या है भाई? कंप्यूटर की स्वयं की भाषा है। कंप्यूटर में प्रत्येक निर्देश, प्रत्येक आदेश कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में ही समझता है। तो जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा, एंड ऑफ द एंड वो जाके सारे इंस्ट्रक्शन को मशीनी भाषा में ही चेंज करेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असेंबलर क्या करता है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में चेंज करता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि असेंबलर का काम है असेंबली भाषा में जो कोडिंग है या असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं या जो निर्देश हैं, वो मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना। ये काम किसका है भाई? ये काम है असेंबलर का। ठीक है, तो अब आगे देखो कि असेंबलर जब ये काम करता है तो पहली बात तो यह
असेंबली भाषा क्या है भाई? असेंबली भाषा एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लो लेवल लैंग्वेज दो ही प्रकार की होती है, एक तो होती है मशीनी और एक होती है असेंबली। ठीक है, मशीनी भाषा में काम करने में दिक्कतें आ रही थी, उसकी कमियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे कंप्यूटर के क्षेत्र में असेंबली भाषा का यूज हो गया। ठीक है, तो असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है, मशीनी भाषा भी निम्न स्तरीय भाषा है, और ये दोनों ही कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की भाषा है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है निम्न स्तरीय भाषा है। कौन कौन सी? मशीनी और असेंबली। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलता है वो कहलाता है असेंबलर। ठीक है, चलिए तो देखो, प्रोग्रामों को उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में अनुवादक की सहायता से बदले जाते हैं। प्रोग्रामों को उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सहायता से बदल जाता है। भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है असेंबलर, यानी असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा असेंबलर और मशीनी भाषा में उसको चेंज कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर है, इन दोनों का एक काम है भाई। इंटरप्रीटर और कंपाइलर, इन दोनों में अगर हमसे समानता पूछे तो समानता तो एक ही है कि दोनों ही क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। तो दोनों का काम एक है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को लाइन बाय लाइन, क्या भाई, लाइन बाय लाइन जो है मशीनी भाषा में बदलता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीनी भाषा में बदलने का मतलब, जब तक पूरी लाइन को मशीनी भाषा में नहीं बदल देता, तब तक दूसरी लाइन पे काम करना शुरू नहीं करता है। तो यहाँ पर लाइन दर लाइन जो है भाषा को, इस तरह भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है। और एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में तो बदलेगा ही, लेकिन किस तरीके से बदलेगा? तो तरीका इसका ये है कि ये पूरे एक पेज को एक साथ ही किस में बदल देता है, मशीनी भाषा के अंतर्गत बदल देता है। तो बस ये अंतर है दोनों के अंदर। लाइन बाय लाइन बदलने वाला कौन है भाई? इंटरप्रेटर है। और पेज पूरा एक समय में पूरा एक पेज ही मशीनी भाषा में बदल दे वो कौन है? कंपाइलर है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलता है। ये लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। सोर्स इंटरप्रेटर प्रोग्राम होते हैं, इसके सोर्स कोड क्या है भाई? इंटरप्रेटर है। ठीक है, सोर्स कोड का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ये दोनों मैं पहले भी मेरी क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा से आपको यहाँ बता देती हूँ। सोर्स कोड वो है जिसमें पहली बार प्रोग्राम को लिखा गया है, मतलब जिस भाषा में पहली बार उस प्रोग्राम की कोडिंग की गई है वो तो उसका कहलाता है सोर्स कोड। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कोई भी सॉफ्टवेयर है, मान लो वो HTML लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया है, तो HTML प्रोग्राम तो उसकी क्या हो गई भाई? ये सोर्स कोड हो गई। ये क्या हो गई है? उसकी सोर्स। ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर के निर्देशों को अगर हम मशीनी भाषा में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? मशीनी भाषा में, तो ये मशीनी भाषा की जो कोडिंग होगी वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहलाएगी भाई? ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करने वाला तो होता है इंटरप्रेटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपाइलर। कंपाइलर भी एक प्रकार का क्या है भाई? भाषा अनुवादक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज के निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलता है। ये संपूर्ण कोड का एक साथ अनुवाद कर देता है, मतलब संपूर्ण सोर्स कोड को एक साथ ही, यानी एक पेज ही क्या कर देता है, पूरा ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। तो वो है कंपाइलर। ठीक है, तो वैसे तो देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बहुत ही इजी है, और यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये तीन ही तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर के लिए बेसिकली उसके नाम से आपको याद रह जाएगा, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई कौन है जो लाइन बाय लाइन करता है और कौन है जो पूरा एक साथ करता है, वो आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। कंपाइलर यानी इसके पहले शब्द को हम देखें COM, तो आप ऐसे याद रख लो, कंप्लीट, मतलब जो कंप्लीटली एक साथ ही ट्रांसफर कन्वर्ट कर दे वो तो होता है कंपाइलर। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद रह जाएंगे और इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। चलो, तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम यूटिलिटी प्रोग्राम को सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोगों ने जो है 6 पॉइंट कवर कर लिए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करा है, हमने सभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर को कंप्लीट किया है, हमने सभी लैंग्वेजेस को कंप्लीट किया है। देन उसके बाद में हमने डिवाइस ड्राइव पढ़ लिया था, डिवाइस ड्राइव हमने कंप्लीट कर लिया। फर्मवेयर हमने पढ़ लिया, फर्म पेयर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। अब इन यूटिलिटी प्रोग्राम को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही पढ़ रहे हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से हम इसको एक अलग सॉफ्टवेयर में भी रख सकते हैं। पहली चीज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रख रखाव करते हैं, है ना। यानी बाकी दोनों सॉफ्टवेयर की रख रखाव करने वाले जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। और यूटिलिटी का मतलब ही होता है उपयोगी बनाना। यूटिलिटी मतलब उपयोगी, है ना। तो भाई इन इन सॉफ्टवेयर इन प्रोग्राम की आवश्यकता कैसे पड़ी? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आपके वायरस आ गया। अब वायरस कंप्यूटर में क्या है भाई, एक अलग प्रकार की चीज़ है। साइंस में हम वायरस की बात करें तो एक सूक्ष्म जीव होता है जो रोग फैलाने का काम करता है। मतलब वहां पे भी वायरस हमें नुकसान पहुंचा रहा है अगर साइंस की दृष्टि से देखें। कंप्यूटर की दृष्टि से देखें तो कंप्यूटर में भी वायरस वही काम करता है, हानि पहुंचाने का काम करता है। कैसे हानि पहुंचाएगा? कंप्यूटर में जब वायरस आ जाते हैं, वायरस भी एक प्रकार के प्रोग्राम है और एक ऐसे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कंप्यूटर में प्रवेश करने के बाद में कंप्यूटर में पहले से सेव सभी फाइलों को नष्ट कर देते हैं, या यूं कह दो कि कंप्यूटर के डाटा को नष्ट कर देते हैं। एक तरीके से ये जो वायरस प्रोग्राम है ये कंप्यूटर की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। तो इनको वायरस को खोजना कि कंप्यूटर में किस जगह ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो गए हैं, कहाँ पे ये प्रोग्राम, मतलब हम नहीं करते हैं, आ जाते हैं। ठीक है ना। आ जाने का मतलब कि अगर अलग अलग यूजर यूज कर रहे हो या कोई आपके डाटा को चोरी करना चाह रहे हो तो, या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है आपके कंप्यूटर में इस वायरस को भेज दिया जाता है ना। तो अब वायरस जब कंप्यूटर के अंदर आ गए तो उनको खोजना और उनको खोज कर फिर वहां से उनको हटाना। उनको खोज कर उनको हटाने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर हम कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्राम को हम डलाते हैं, जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम एक तरीके से क्या हो गया, वायरस को ढूंढेगा, वहां से उसको हटाएगा, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर की हानि, मतलब कंप्यूटर को हानि होने से उसकी सुरक्षा होगी। तो पहली चीज कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद अब सुरक्षा प्रदान कर दिया तो इससे कंप्यूटर सुचारू रूप से अपना सही ढंग से सारा कार्य करेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। भाई कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी ये उपयोगी हो गया। इसलिए ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी सारा सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव व मरम्मत के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रख लीजिए, कंप्यूटर में रख रखाव करने वाले और कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिसका प्रयोग एक सिस्टम को मैनेज कर वे कॉन्फ़िगर तथा ऑप्टिमाइज या एनालाइज करने के लिए किया जाता है। एक सिस्टम के मैनेज को एक सिस्टम को मैनेज करने हेतु, ठीक है, यहाँ पर शायद ये मैनेज के सिस्टम को मैनेज करने हेतु, कॉन्फ़िगर करने हेतु तथा ऑप्टिमाइज करने हेतु और एनालाइज यानी उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को सर्विस या सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। भाई सर्विस सॉफ्टवेयर क्यों? क्योंकि जब रख रखाव और मरम्मत कर रहा है तो सर्विस कर ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए सर्विस सॉफ्टवेयर कहेंगे। दूसरा, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करने में हमारी सहायता कर रहा है तो सहायक प्रोग्राम यानी सपोर्ट प्रोग्राम भी कहेंगे। तो भाई क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर सर्विस या सपोर्ट प्रोग्राम कहलाते हैं? निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर सर्विस या सपोर्ट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? और ऑप्शन में उस समय आपके आप गया जैसे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे दिया है ना, और उसमें फिर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे दिया, तो आपको पहचानना है। ठीक है, तो जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं सर्विस या सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, इन्हें सर्विस या सपोर्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है जो एक कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाते हैं। यहाँ आप लिखेंगे जो एक कंप्यूटर के उपयोग को आसान बनाते हैं। क्लियर हो गई ये बात?
चलिए, अब आगे देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है क्लिप बोर्ड। क्या आता है भाई? क्लिप बोर्ड। ठीक है, क्लिप बोर्ड क्या है? एक सेकेंड, तो आप थोड़ा यहाँ LIP क्लिप बोर्ड है ना। क्लिप बोर्ड की मैं बात करूँ तो जब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उसकी होम टेब होती है और होम टेब में सबसे पहला ब्लॉक ही ये होता है क्लिप बोर्ड। इस क्लिप बोर्ड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो है 3 प्रकार की कमांड देखने को मिलती है, जैसे कि कट कमांड मिल गई, कॉपी कमांड मिल गई, पेस्ट कमांड मिल गई, फॉर्मेट पेंटिंग वाली कमांड मिल गई। ठीक है, ये कमांड इसके अंदर मिलती है। तो क्लिपबोर्ड जो है एक प्रकार का क्या है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये कंप्यूटर की कार्यक्षमता को स्पीड कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करता है। मतलब कोई काम है जिसको काम को करने में हमें बहुत देर लगती है। जैसे समझना कैसे, कि मान लीजिए कि आपने 2 पेज की एक फाइल बनाई है। अब यहाँ पर आपने कुछ लाइंस लिखी है, अब आप चाहते हो कि यही लाइन मुझे सेकंड पेज में भी लिखनी है। तो आपके पास में तरीका क्या है? आप सेकंड पेज पे जाएंगे और यहाँ पर ये लाइनें टाइप्स करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपका समय क्या है? ज़्यादा लगा है। अब आप एक ऑप्शन और कर सकते थे, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है इनको आप पहले सेलेक्ट कर लो, और जो आप है कॉपी कमांड दो, इसे कंट्रोल+C से आप कॉपी कमांड दे दीजिए। कंट्रोल+C से आपने इस मैटर को क्या कर लिया है? कॉपी कर लिया है। और देन आप जिस पेज पे, सेकंड पेज पे इसको जहाँ लिखना चाहते थे वहाँ पे आप कंट्रोल+V कर दीजिए, यानी आपने इसको यहाँ पे चिपका दिया है, पेस्ट कर दिया है। तो ये मैटर इस पेज पे भी रहा और इस पेज पे भी आ गया। तो यहाँ पर आपको समय कम लगा, मतलब आपको फिर से वो लाइनें टाइप नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि समय कम लगा, तो इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। तो इस क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी कमांड होती है वो कमांड हमारे कंप्यूटर में कार्य को थोड़ा और तेजी से करने के लिए जैसी होती है। तो एक तरीके से ये भी क्या है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो क्लिपबोर्ड, इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कट, कॉपी तथा पेस्ट से संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गई बात? कट, कॉपी, पेस्ट क्या कमांड है, कैसे काम करेगी, जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वहाँ इनको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस फिलहाल हमें यहाँ इतना ध्यान रखना है कि क्लिपबोर्ड को एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है एंटीवायरस, यानी वायरस को खोजकर वायरस को हटाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर में अनचाहे प्रोग्राम भाई जिसको आप तो जानबूझकर अपने कंप्यूटर में नहीं डलाओगे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे प्रोग्राम को तो हम तो जानबूझकर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये कंप्यूटर में अनचाहे प्रोग्राम वायरस को ढूंढकर उसे कंप्यूटर की मेमोरी से हटाता है, अर्थात एंटीवायरस के द्वारा वायरस को निष्क्रिय किया जाता है। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी क्या है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के डाटा की क्या कर रहा है? वायरस से सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब देखो वायरस के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। जैसे नॉर्टन होता है, क्विक हिल होता है, अवीरा होता है, कैश सेवन, मेस्प्रस होता है। ये सभी के सभी जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। तो इनको लेके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है वो होता है डाटा क्लीनअप। क्या होता है भाई? डाटा क्लीनअप। अनावश्यक फाइल जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है ना, मेमोरी के अंदर हम कुछ अनावश्यक फाइल्स होती है, या हम ऐसे समझ लो कि आज जो हमने फाइल बनाई है, अब 7 साल बाद में हमें उन फाइलों की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर है। तो वो एक ऐसा डाटा है जिसका हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और वो पड़ा है, और वो जो है मेमोरी के अंदर स्पेस भी घेर रहा है। अब नया डाटा हमें डालना है तो हमारे पास में खाली स्पेस नहीं है। तो भाई ऐसी अनावश्यक फाइलों को जो है कंप्यूटर की मेमोरी से हटाकर कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता में वृद्धि करने हेतु जिस प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो होते हैं डाटा क्लीनअप। ठीक है, तो अनावश्यक फाइलों को कंप्यूटर की मेमोरी से हटाकर मेमोरी की क्षमता में वृद्धि करता है, वो कहलाता है डाटा क्लीनअप। ठीक है, डाटा क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट बात करें डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन की मैं बात करूं तो भाई जैसे कि अभी अब जो इसके बाद में हमारा मतलब जो हमने हार्डवेयर में पढ़ा था मेमोरी डिवाइस, और मेमोरी डिवाइस के अंदर हमने पढ़ी थी डिस्क, है ना। तो डिस्क में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिस्क को फॉर्मेट जब किया जाता है तो उसमें ट्रैक और सेक्टर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भाई? ट्रैक और सेक्टर। तो एक डिस्क को इन ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। अब हमने ये फॉर्मेटिंग की क्यों है? ताकि हम इस डिस्क का उपयोग कर सके डाटा को इंस्टॉल करने के लिए, है ना। तो पहली बार जब भी किसी डिस्क को उसको यूज के लिए भाई उसका हम उपयोग कर सके, तो उसको उपयोग करने हेतु बनाने के लिए जो है डिस्क क्लीनअप का यूज किया जाता है। ठीक है, सॉरी, डिस्क पार्टीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिस्क पार्टीशन भी एक प्रकार से क्या है भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। भाई हम इसको उपयोग करने हेतु बना रहे हैं ना,
कि फॉर्मेटिंग हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम इसको उपयोग में ले सकें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की उपयोग मतलब कार्य क्षमता में वृद्धि कर रहा है ना, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। तो यहाँ पर डिस्क पार्टीशन भी क्या आएगा भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। तो डिस्क पार्टीशन या डिस्क फॉर्मेटिंग डिस्क को विभिन्न लॉजिकल ड्राइव में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो डिस्क के विभिन्न लॉजिकल ड्राइव भाई आप इसको ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए डिस्क पार्टीशन होना जरूरी। डिस्क फॉर्मेटिंग किसी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी ड्राइव आदि को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। अर्थात किसी मेमोरी डिस्क को उपयोग करने योग्य बनाता है कौन भाई, डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन एक प्रकार का क्या हो गया भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है डिस्क डी फ्रेगमेंटर। डिस्क डी फ्रेगमेंटर, डिस्क डी फ्रेगमेंटर क्या है कि आपके डिस्क में कहीं पर कोई अनचाहा स्पेस है, उस स्पेस को हटा देना ताकि आपका डाटा क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। सपोज कीजिए कि ये जो डिस्क है इसमें यहाँ पर ये 4 सेक्टर है, ए बी सी और डी। अब इस डिस्क में आपने डाटा इंस्टॉल कर लिया है। अब डाटा इंस्टॉल किया तो ए पे हो गया है, बी पे हो गया है, सी पे हो गया है, लेकिन डी खाली पड़ा है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब जब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे डी वाला सेक्टर पूरी तरीके से खाली है, ये स्पेस पूरा खाली है, तो हम क्या करेंगे, इस खाली स्पेस को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो अनचाहे स्पेस को जब आप यहाँ से हटा दोगे तो आपको खुद को पता है कि ए बी सी में जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा, मतलब छोटे रूप में आ जाएगा। अब इस डिस्क के अंदर आपको डाटा खोजने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि भाई सारा यहाँ पे डाटा फुल है, यहाँ पे अनचाहे स्पेस आपने हटा दिया है, तो जल्दी से ये डाटा को एक्सेस भी करेगी। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है डिस्क डी फ्रेगमेंटर की, और डिस्क डी फ्रेगमेंटर जो है एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। समझ में आई बात? चलिए तो देखो यहाँ पे जैसे कि और एक चीज और समझ सकते हैं हम चलो इसको ही देखो, इस यूटिलिटी का प्रयोग एक डिस्क में उपलब्ध अनचाहे स्पेस यानी फ्रैगमेंटेड स्पेस है ना, को हटाने के लिए किया जाता है। अर्थात किसी डिस्क में अलग अलग स्थानों पर बिखरी फाइलों को एक स्थान पर एकत्रित करता है, जिससे उन फाइलों को आवश्यकता होने पर बहुत कम समय में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई इस डिस्क के अंदर अगर ये 4 सेक्टर हैं, ए बी सी और डी, ए पर कुछ फाइलें हैं और सी पे कुछ फाइलें हैं, बी और डी खाली हैं, ठीक है। अब अगर आपको सी की फाइलें ढूंढनी है तो पहले तो आप ए पे जाओगे, फिर बी पे जाओगे, फिर पे तो कुछ है ही नहीं, खाली स्थान है, फिर आप सी पे जाओगे, तो उसमें टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, इस अनचाहे स्पेस को हटा देंगे, बी को हटा दिया, डी को हटा दिया, तो ये सी वाली फाइलें भी इसके पास में आ गई। अब ये जब फाइलें पास पास में आ गई है तो इनको खोल के देखना आसान है, इनको एक्सेस करना आसान है, क्योंकि समय हमें क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्क डी फ्रेगमेंटर। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर भी एक प्रकार का क्या है भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आता है बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम, बैकअप का मतलब अगर मैं कहूँ कि जब डाटा को हम बैकअप के रूप में रखते हैं, और डाटा को बैकअप के रूप में रखने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है कि भाई इस डाटा का हाल ही में तो हमने यूज कर लिया है, लेकिन इसी डाटा का हमें हो सकता है कुछ समय बाद में फिर से उपयोग करना पड़े। तो डाटा एक जगह ऐसी जगह सुरक्षित रहे ताकि हम भविष्य में उस डाटा को फिर से क्या कर सके, कंप्यूटर की मेमोरी से निकालकर उसका हम उपयोग कर सके। वहां पर हम डाटा को बैकअप के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को नष्ट होने से बचाने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप डाटा को 2 जगह कॉपी करके रख दो, ताकि डाटा आपका सुरक्षित रहे, है ना। किसी कारण जैसे मान लो ऐसा कहाँ होता है जहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी से कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये 4 कंप्यूटर आपस में नेटवर्क टोपोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। इस कंप्यूटर के अंदर भी डाटा है, इस कंप्यूटर में भी डाटा है, इस कंप्यूटर में भी डाटा है, सेम डाटा है। अगर किसी कारणवश ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसमें से हम डाटा को नहीं निकाल सकते, लेकिन ये डाटा हमें 3 जगह और मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने इस डाटा को कॉपी कर रखा था, यानी डाटा को हमने बैकअप के रूप में यहाँ पर स्टोर करके रख रखा था। तो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को नष्ट होने से बचाने के लिए डाटा को किसी अलग मेमोरी में स्टोर करना तथा मेमोरी से कोई डाटा सूचना नष्ट होने पर पुनः स्टोर किया जा सकता है इसके बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्क कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है डाटा को छोटा करना। कंप्रेशन का मतलब क्या है, डाटा को छोटा करना। आप जब मार्केट में जाते हैं, जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं या आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप कैरी बैग साथ लेके जाते हैं, ठीक है। उस कैरी बैग में आप जितना सामान आ सकता है उतना सामान भरते हैं और उस पर आप जिप लगा देते हैं, ताकि सामान बाहर भी नहीं निकले और सामान काफ़ी कुछ जो है उस कैरी बैग के अंदर आ जाए। तो वैसे ही ये डिस्क कंप्रेशन कंप्यूटर के अंदर काम करता है, डाटा को छोटा करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो है स्टोर किया जा सके। तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जो डिस्क कंप्रेशन प्रोग्राम होंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो डिस्क कंप्रेशन में देखो, इसके द्वारा
डाटा को कंप्रेस किया जाता है। यहाँ आप लिख लो, इसके द्वारा डाटा को कंप्रेस किया जाता है, मतलब डाटा को छोटा किया जाता है, अर्थात डाटा के आकार को कम किया जाता है जिससे मेमोरी में अधिक डाटा को स्टोर किया जा सके। डिस्क कंप्रेशन, जिप। जिप जो है एक प्रकार का डिस्क कंप्रेशन प्रोग्राम है, यानी कि एक प्रकार का यूटिलिटी प्रोग्राम है। कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन जो है वो जिप के द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की एक या एक से अधिक फाइलों को एक फाइल या फोल्डर में पैक कर लेती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब आपका कहीं कोई इंटरव्यू हो तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में ही आप जो है एक फाइल में व्यवस्थित करके लेके जाते हैं ना। और हम उन डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में व्यवस्थित कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें जब भी कभी जरूरत हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें एक ही जगह मिल जाए। दूसरा, वो बिखरी हुई अवस्था में नहीं होंगे, अगर फाइल में है तो वो एक सही तरीके से व्यवस्थित है। तो हमने भी क्या किया है कि जो डाटा हमारा बिखरा हुआ था उसको हमने समेट लिया है, मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह पड़े थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने एक फाइल में रख लिया है, एक जगह व्यवस्थित करके रख लिया है। तो सेम वही चीज यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर डिस्क कंप्रेशन करता है। तो डिस्क कंप्रेशन जिप के द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की एक या एक से अधिक फाइलों में एक फाइल या फोल्डर में पैक कर लेती है, जो कि ओरिजिनल फाइल से कम जगह लेता है, जो ओरिजिनल फाइल से कम जगह रहेगा। ठीक है, चलिए, तो डिस्क कंप्रेशन भी एक क्या हो गया भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। और साइज में भी क्या होता है, कम होता है। जिप फाइल को आर्चिव फाइल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जिप फाइल क्या कहलाती है, जिप फाइल आर्चिव फाइल भी कहलाती है। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है सिस्टम रीस्टोर। नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होंगे भाई, सिस्टम रीस्टोर। ये एक कंप्यूटर का वे बिंदु तैयार करती है जहां कंप्यूटर पूर्ण रूप से सही कार्य करता है। तो कंप्यूटर में एक पॉइंट बनाना जहां से कंप्यूटर जो है सही रूप से कार्य करे, तो ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो होते हैं सिस्टम रीस्टोर। और ये भी एक प्रकार का क्या है भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इससे कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है सिस्टम प्रोफाइलर। क्या आता है भाई, सिस्टम प्रोफाइलर। इस यूटिलिटी का प्रयोग एक सिस्टम में इंस्टॉल किए गए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के बारे में सूचना दे सके वो होता है सिस्टम प्रोफाइलर। और ये एक प्रकार का क्या है भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे याद रखना भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अगर आपको बेसिकली पूछा जाए भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों की रख रखाव, इन दोनों की मरम्मत के लिए इनके बीच में क्या लगा होता है भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए अब आगे बात करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है रजिस्टर क्लीनर। रजिस्टर क्लीनर ये भी एक प्रकार का क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण फाइलों को रजिस्टर कहा जाता है। कंप्यूटर में जितनी भी महत्वपूर्ण फाइल होती है वो रजिस्टर कहलाती है, जिन्हें स्कैन करने तथा अन्य हानिकारक प्रोग्रामों से सुरक्षित रखने के लिए रजिस्टर क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण फाइल है उनको स्कैन कर ले, उनकी कॉपी कर ली जाए और उनको हानिकारक मतलब चीज़ों से न बचाने के लिए, उनको नष्ट होने से बचाने के लिए रजिस्टर क्लीनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो वही आज जो है हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर वाली क्लास के अंतर्गत जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइव, इनको कंप्लीट करते हुए हमने जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल होते हैं, तो उनको भी हमने कंप्लीट किया। इस तरीके से एक तरीके से हम देखें तो हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी पूरा यहाँ पे पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट का सेशन रहने वाला है, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारे सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक यानी हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस बने रहिए आप वेदांत क्लासेस के साथ में और इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।